दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक होगी लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और इस पार्ट को यानी इस क्लास को हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। उसका रीजन यह है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बात आप समझिएगा। अगर आप एलटी ग्रेड का फॉर्म डाले हैं या टीजीटी पीजीटी यानी जो भी फॉर्म आपने डाला है, जो कि इस समय एलटी ग्रेड चल रहा है, तो आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि उसकी तैयारी आप एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ करें। इसके लिए जरूरी यह है कि आप जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज, क्योंकि सिलेबस आपका ज्यादा है, यह आपको भी पता है, आप सबके लिए अलग अलग रजिस्टर ले लें। और सबसे पहला काम, आप सिलेबस को उसके फर्स्ट और सेकंड पेज पर नोट कर लीजिए। सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो में भी पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे भी है। आप सिलेबस वहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उसमें नोट कर लें। जब आप सिलेबस को नोट कर लें उसके बाद आप उस सिलेबस से रिलेटेड एक तरफ से एक एक पॉइंट का आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। चैनल पर आपको अकाउंटेंसी के सिलेबस के मैक्सिमम पोर्शंस आपको मिल जाएंगे जिसके वीडियो और नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम कंटेंट हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, चैनल पे वीडियो आप देख लें। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सब के धीरे धीरे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, क्लास आपको मिलती रहेगी और प्रैक्टिस सेट जो आपको मिल रहा है उसको आप सॉल्व करते चलें, उस चीज को आप समझते चलें। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और आपका मेहनत बहुत ही सही दिशा में होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करके अपनी परीक्षाओं को सफल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से अपनी भी स्ट्रेटजी बनाकर आने वाले टाइम में परीक्षाओं को आप देंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड की। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड जो कंटेंट आपका है, इसके पहले हमने डिमांड की और उसके फंक्शंस, डिमांड के डिटरमिनेंट्स, डिमांड किसी चीज की क्यों होती है, इन सब पर ऑलरेडी फुल वीडियो पढ़ चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। डिमांड को अच्छे से समझने के लिए आपको यूटिलिटी भी आनी चाहिए, उसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं। यानी इकोनॉमिक्स से कई वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप एक तरफ से देखिए, आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आज हम लॉ ऑफ डिमांड पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड की अगर आप बात करें तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोलते हैं। तो अब आप ऐसे समझिएगा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। पेपर में अगर आपसे पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज इज नोन एज, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देगा कि खरीद का पहला नियम किसे कहते हैं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम आएगा। लॉ ऑफ डिमांड या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज का ओरिजिनेटर कौन है, मतलब इस कंसेप्ट को देने का काम किसने किया, तो इसमें आप जो नाम आएगा वो अल्फ्रेड मार्शल का आएगा। और आपको पता है अल्फ्रेड मार्शल की जो सबसे फेमस बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक है। इनके बारे में पूरी डिटेल की इन्होंने इकोनॉमिक्स में कौन से डेफिनेशंस दिए, क्या बातें कहीं, इनके लिए वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही शॉर्ट में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। आप देख सकते हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर ये नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब यहां पर जो है वो ऋणात्मक संबंध की बात कर रहा है या विपरीत संबंध की बात कर रहा है। लेकिन इसके साथ एक वर्ड दिया है इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, यदि अन्य बातें स्थिर रहें, जिसको हम लोग सेटेरस पैरिबस भी बोलते हैं। ये चीज डिमांड शेड्यूल वाले क्लास में आप जाकर के देख लीजिएगा।
तो आप इतना समझिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट्स को देने का काम एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। और यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के बीच में हम निगेटिव रिलेशंस पाते हैं, लेकिन अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट हो तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट या सेटिरस पैरिबस की मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। वो अदर थिंग्स कांस्टेंट क्या है, इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर ये चीजें स्थिर नहीं रहीं तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। तो क्या क्या है, कह रहा है कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस उसका कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स का मतलब टी और कॉफी आप कह सकते हैं, पेप्सी और कोका कोला आप कह सकते हैं। कंज्यूमर रिमेन्स अननोन विथ न्यू सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर को नए सब्स्टिट्यूट्स और भी हैं उस चीज के, वो पता नहीं होना चाहिए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, मतलब आप समझना ये जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं अगर इनमें कोई चेंज नहीं होगा, बात को समझिएगा, अगर इनमें कोई चेंज नहीं होगा तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, और अगर इनमें चेंज आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड पर यानी वो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड जो आप बोलते हैं कि प्राइस का इंक्रीज होना क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा, प्राइस का डिक्रीज होना क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, तो उसमें ये चीजें स्थिर मान ली जाती हैं, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। एक चीज आप समझिएगा, आपके पेपर में यानी एलटी ग्रेड का जो आपका प्री का पेपर है उस पेपर में 150 यानी 120 प्लस 30 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बेस आएंगे। एक बात आप समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल पढ़ने से किसी का पेपर कभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप 100, 200, 1000, 2000, 10, 5000 क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब तक आपकी थियरी नहीं क्लियर होगी तब तक आप पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये एजम्पशंस आपको याद होने चाहिए प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे और इनसे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब कह रहा है व्हाई अदर फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट। देखिए आपने बहुत बार थ्योरी पढ़ी होगी लॉ ऑफ डिमांड की और हमेशा ये समझा होगा कि ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं। आज आप इस चीज को भी समझिएगा कि अगर ये चीज कांस्टेंट रहती है तो क्यों रहती है, उस चीज पर आप यहां समझिएगा। देखिए क्लास में नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। एक्सप्लेन मैं कॉमन लैंग्वेज में करता हूं जिससे कि दोनों लैंग्वेज के जो भी लोग पेपर देने वाले हैं उन सभी को बहुत अच्छा क्लास समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बताइए। कह रहा द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। कह रहा जो हम सामान खरीदते हैं वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये सही भी है। जैसे आप समझिए जब आप बाजार जाते हो तो आप किसी प्रोडक्ट की पहले प्राइस पूछते हो, फिर उसके बाद में आप अपने जेब में रखी हुई अपनी इनकम को आप चेक करते हैं। उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि वो चीज आपको पसंद है या नहीं पसंद है। फिर आप देखते हैं उसकी चीज की जरूरत आपको तुरंत है या कुछ दिनों बाद है। मतलब कई सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस बात पे यानी ये जितने फैक्टर्स हैं ये इन पर डिपेंड करता है कि हम किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे। क्या इफ वी want to understand the separate influence of one factor, it is necessary that all other factors are kept constant. Therefore, while discussing the law of demand, it is assumed that there is no change in other factors. मतलब आप समझिएगा ये टॉपिक ये कह रहा है कि डिमांड पर प्राइस का, इनकम का, टेस्ट प्रेफरेंस का और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, इन सब का असर पड़ता है। कह रहा अगर आप केवल प्राइस का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो बाकी को आपको कांस्टेंट रखना होगा। अगर आप केवल इनकम का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। कहने का मतलब है अगर हम कीमत के परिवर्तन का प्रभाव मांग पर जानना चाहते हैं तो बाकी चीजों को यह मानना पड़ेगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट की बात की गई है। अब आप समझिएगा डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल वही कॉमन है जो डिमांड टॉपिक में आपको बताया गया था लॉ ऑफ डिमांड। इसमें
प्राइस डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। आप किसी भी नंबर से चाहें जिससे आप बना सकते हैं। यहां पर ये कर्व आपको दिया गया है जो नंबर से ही ड्रॉ किया गया है, जिस पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जब 1 रुपए है तो क्वांटिटी 5 के इक्वल है, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी जो है वो 4 है, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी भी 3 है, प्राइस 4 रुपए का है तो क्वांटिटी 2 का है, प्राइस 5 का है तो क्वांटिटी 1 का है। यहां पर प्राइस इन रुपीस एक्सप्रेस किया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स है। अगर आप यूनिट्स की बात करें तो इसमें आप किलो, मीटर, लीटर जो मन आपको आए उस चीज को आप इस पे लिख सकते हैं। आप कुछ चीज देखिएगा, ये डिमांड कर्व का स्लोप निगेटिव है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा है, और जैसे ही प्राइस ज्यादा होती है क्वांटिटी कम हो जाती है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, और प्राइस अगर डिक्रीज कर जाएगी तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, जो बहुत कम आपको बुक्स में मिलता है, कई सारी बुक्स को जब आप कलेक्ट करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आप खोज अलग अलग लिखेंगे। यहां पर हमने उन सब चीजों को एक साथ इंक्लूड करने का काम किया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात कर रहा है, कह रहा द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टिफनेस। ये 2 पॉइंट बहुत सही से आप समझिएगा, इसलिए क्योंकि इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। जैसा इसी का देखिए एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स फ्लैटनेस और स्टिफनेस, और भी कोई वर्ड इसमें ऐसे दिए जा सकते हैं। अब फ्लैटनेस और स्टिफनेस का मतलब क्या है, जैसे यहां देखिएगा, एक मान लीजिए डिमांड कर्व ये है और एक डिमांड कर्व ये है, तो इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, फ्लैटनेस ये फ्लैट डिमांड है, ये स्टिफनेस है, जिसको हिंदी में मांग वक्र का ढलान, यहां पर इस लाइन की हिंदी दी गई है, यानी ये सपाटता या ढलान को मापता है। तो आप इस तरह समझना कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो फ्लैटनेस और स्टिफनेस को मापने का काम करता है। इन दोनों का मतलब क्या अभी आगे एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। ऑफ द डिमांड कर्व, सो इट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट चेंज। एक पॉइंट आप और समझिएगा, डिमांड कर्व में आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ये एब्सोल्यूट चेंज बताता है कि रिलेटिव चेंज बताता है। एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज क्या है ये भी थोड़ा सा आप यहां पर समझ लें। जैसा मान लीजिए किसी चीज की प्राइस आज 10 रुपए है, पहले वो प्राइस 8 रुपए थी, तो 10 से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका एब्सोल्यूट चेंज कहलाएगा। अगर हम बात करें रिलेटिव चेंज की, तो देखिए 2 आपका एब्सोल्यूट चेंज है और पहले जो रेट था वो आपका 8 था, तो 2/8 इंटू आप 100 कर दें, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे ये 4 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। तो ये जो 25% का चेंज आया ये रिलेटिव चेंज है। लॉ ऑफ डिमांड एब्सोल्यूट चेंज को बताता है, ना कि रिलेटिव चेंज को। तो इतने से आपको 2 क्वेश्चंस अभी तक समझ में आने चाहिए। लॉ ऑफ यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फ्लैटनेस और स्टेपनेस को बताने का काम करता है। इन दोनों के बारे में भी डिटेल आपको बताता हूं, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी चीज ये आपका एब्सोल्यूट चेंज बताता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो हम मेजर करते हैं वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से मेजर करते हैं। कह रहा जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है सिंपली बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एंड is therefore based on the absolute change in the price and quantity। कह रहा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइन आपकी कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो 3 बात आप ध्यान देना, एक तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फ्लैटनेस स्टेपनेस को नाप रहा है, दूसरा एब्सोल्यूट चेंज बताता है, तीसरा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है। अब जो आपसे मैं फ्लैटनेस स्टेपनेस की बात कर रहा था वो इस पॉइंट पर समझिएगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है,
अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी इलास्टिसिटी, जो हमारी आगे की टॉपिक होगी। यानी जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा जाता है उसके लिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का ही यूज होता है। मतलब ये कि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की स्टडी करनी पड़ेगी। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन होती है तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से ही प्राइस को डिटरमिन किया जाता है। जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर डिमांड इक्वल सप्लाई होता है, तो वहां पर भी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का यूज होता है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि स्लोप का कितना यूज है। इस पॉइंट पर समझिएगा, द स्टेटमेंट द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट इज इनकरेक्ट। ये भी आपके लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर में अगर कहे कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसमें आपसे पूछेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है कि क्या है, तो आप देखिएगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। अब सवाल है कब ये कांस्टेंट होगा। कह रहा है व्हाइल लीनियर डिमांड कर्व हैव अ कांस्टेंट स्लोप नॉट ऑल डिमांड कर्व आर लीनियर। कह रहा अगर डिमांड कर्व आपका लीनियर है तो वो स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, और अगर लीनियर नहीं है तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो आपका कांस्टेंट नहीं होगा। हिंदी में लिखा है मांग वक्र की ढलान हमेशा स्थिर रहती है, गलत है। हालांकि रैखिक मांग यानी जिसको लीनियर कर्व आप बोलते हैं, वक्रों की ढलान स्थिर होती है, सभी मांग वक्र रैखिक नहीं होते हैं। तो आप इतना समझिएगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का यूज इलास्टिसिटी के मेजरमेंट में होता है और इसका यूज हम प्राइस को डिटरमिन करने में करते हैं। अब हमारी टॉपिक आती है फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की विशेषताएं। यहां से भी बहुत ही एमसीक्यूज आपके बनेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक कम जैसे समझ में आ रही है एक बार में, अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज उतनी नहीं है, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लें, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस डाउट को आपके क्लियर कर दूंगा। फीचर्स में अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, देखिए कह रहा है इनवर्स और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कह रहा है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में व्युत्क्रम या विपरीत संबंध है। आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी में निगेटिव रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नॉट प्रोपोर्शनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन को ध्यान दीजिएगा। कीमत और मांग के बीच आनुपातिक संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह जरूरी नहीं है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हो उतना ही प्रतिशत मांग में परिवर्तन हो। मतलब मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन, जैसा मान लो मांग में कीमत में 10% का परिवर्तन है और मांग में भी 10% का परिवर्तन आ जाए, तब तो यह आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में यह है कि यह जरूरी नहीं है कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर हो। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जो थियरी है ये नॉट प्रोपोर्शनल है, आनुपातिक नहीं है। इट टेल्स ओनली डायरेक्शन चेंज। देखिए डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है, जैसे यहां पर आप समझना इस पॉइंट को। मान लीजिए आलू 20 रुपए किलो है और कोई 5 किलो खरीदता है। अब पता ये लगा कि आलू जो है वो 80 रुपए किलो हो गए, तो तुरंत आप बोलेंगे कि आलू अब कम खरीदा जाएगा। आलू कम खरीदा जाएगा इसका मतलब आपने डायरेक्शन चेंज बताया है, लेकिन आलू कितना कम खरीदा जाएगा ये आप नहीं बता सकते। तो लॉ ऑफ डिमांड केवल डायरेक्शन की बात करेगा। आप और समझिएगा, मान लीजिए आलू का रेट घट के 10 रुपए किलो हो गया, तो आप ये बोलोगे कि अब लोग आलू ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन कितना खरीदेंगे ये आप नहीं बता सकते। तो इस चीज को हम केवल डायरेक्शन चेंज यानी दिशा परिवर्तन की बात करते हैं। एक अलग पॉइंट वन साइडेड थ्योरी, यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वन साइडेड थ्योरी है। वन साइडेड थ्योरी का मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। ये कभी ये नहीं बताएगा कि अगर डिमांड बदलती है तो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, ये कभी नहीं बताता। कहने का मतलब
डिमांड के चेंज का असर प्राइस पर तो पता लगता है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि डिमांड बदल रही है तो प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, तब तो टू साइडेड हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड वन साइडेड है, क्योंकि ये प्राइस का चेंज क्वांटिटी पर बताती है, तो वही वो कह रहा है कि ये वन साइडेड थ्योरी है। दूसरी चीज, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी गुणात्मक कथन है। मतलब ये केवल आपको बताएगा कि कीमत के कम होने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ जाने से मांगी गई मात्रा में कमी होगा, यानी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा अगर प्राइस डिक्रीज करेगी। फिर कह रहा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व का स्लोप लेफ्ट से राइट की ओर होता है, जिसको आप नेगेटिव स्लोप के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए इस फीचर से, देखिए आज की मैं जो क्लास आप देख रहे हैं, इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि कई सारे, मतलब आप देख तो रहे हैं थियरी की क्लास, लेकिन थियरी की क्लास के लिए हमने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि उससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड के फीचर्स से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, यानी इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को कहां से डिराइव किया गया, तो लॉ ऑफ डिमांड को जो डिराइव किया गया वो यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम की जो व्युत्पत्ति हुई वो सीमांत उपयोगिता से हुई है। अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी की टॉपिक नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है। फिर हम आते हैं व्हेयर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। लॉ ऑफ यानी डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड कैसे होता है, जैसे इस पॉइंट की अगर हम बात करें, या हम ये कह सकते हैं कि जब चीजें सस्ती होती हैं तो हम ज्यादा खरीदते हैं, जब चीजें महंगी होती हैं तो हम कम खरीदते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने होंगे। पहला कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसकी थ्योरी आपको आनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाती है, और ये रियल लाइफ में होता भी है। जैसे मान लीजिए आप पानी की बात करें, आपने एक गिलास पानी पिया और आपने आपसे पूछा कि आपको कितना मजा आया, तो आपने मान लीजिए बोला 10। फिर आपको एक गिलास पानी दिया गया, हमने बोला अब कितना, आपने बोला 7। फिर हमने बोला कितना मजा आया आप बताओ, आपने बोला 4। फिर हमने बोला एक गिलास आपको और पानी दिया गया, फिर आपसे पूछा गया कितना मजा आया, आपने 1। इसका रीजन आप समझिएगा, जैसे जैसे आप पानी पीते जाएंगे वैसे वैसे पानी की उपयोगिता आपके जीवन में या उस समय आपके लिए कम होती जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही बात कहता है कि जब हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, लगातार खाते पीते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। अब इसका असर यहां पर क्या पड़ेगा ये आप इस चार्ट से समझिएगा। परचेज ऑफ मोर यूनिट ऑफ अ गुड, यानी अगर आप किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने का मतलब आप इस तरीके से समझिएगा, जो चीज आपके पास अधिक से अधिक होती जाती है उसके मिलने वाली उपयोगिता आपके लिए कम होती जाती है, और जब किसी चीज की उपयोगिता कम होगी तो आप उसके लिए कम पैसा पे करना चाहेंगे। क्योंकि एक बात आप समझिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस, ये चीज आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब आप यूटिलिटी चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक क्लास में पूरा नहीं बताया जा सकता, ये आप भी जानते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये कह रहा हूं कि प्रीवियस का वीडियो देख लें, तो ये मत आप समझिएगा कि मैं कुछ अपने लिए कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगी तो फिर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस मतलब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं पर अकर्स करेगा, मतलब एक कंज्यूमर वहीं पर सेटिस्फाइड होगा जहां पर वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उसके इक्वल में उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका ठीक उल्टा यहां दिया है, अगर आप किसी चीज की कम क्वांटिटी खरीदते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज्यादा होगी, तो उसके लिए आप हाई प्राइस पे करना चाहेंगे। मतलब आप समझिएगा, जिस चीज से यूटिलिटी कम मिलती है उसके लिए हम पे कम करना चाहते हैं, जिस चीज से हमको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है उसके लिए हम प्राइस
ज्यादा पे करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट आप देखिएगा, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका इनकम इफेक्ट का है। अब इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव, ये है क्या आप समझना इसमें। देखिए यहां पर जो इनकम इफेक्ट की बात की गई है वो रियल इनकम की बात की गई है। अब रियल इनकम क्या होता है और इनकम क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझिए रियल इनकम मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आज आप 20 रुपए पर केजी आपके घर आलू का मतलब खर्च है, और आपके घर 5 किलो आलू की जरूरत है और आप 20 रुपए के हिसाब से आलू को लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब आप आलू पर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। बहुत सही समझिएगा। आपके घर आलू का खर्च 5 किलो ही है, यह आपको पहले से पता है। पता लगा आलू का जो रेट है वो घट करके 15 रुपए पर केजी हो गया, यानी 15.5 जब आप करेंगे तो 75 आएगा। मतलब जिस आलू पर आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे उस आलू पर अब आपको 75 रुपए खर्च करने पड़े। तो यहां पर ये 25 रुपए आपने बचा लिया है, तो इस 25 रुपए को रियल इनकम बोला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको रियल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रियल इनकम का सेंस है कि जब कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो हम उतना ही प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पैसा ये बच गया है, इस पैसे को, बचे हुए पैसे को रियल इनकम कहा जाएगा। अब देखिए इस 25 रुपए से आप फिर कुछ और खरीदेंगे, हम नहीं कह रहे आलू खरीदेंगे, जो मन करेगा कुछ और खरीदेंगे, लेकिन आप इस बचे हुए 25 रुपए से खरीदने की स्थिति में कब हुए, जब इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कहने का मतलब जब चीजें सस्ती होती हैं तो हमारे पास पैसा बच जाता है और इस पैसे से हम कुछ और चीज खरीद सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब कीमत कम होती है तो हम ज्यादा चीजों को खरीदते हैं। आप इस चार्ट पे समझिएगा। कह रहा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन रियल इनकम और परचेज ऑफ मोर गुड्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, डिक्रीज इन रियल इनकम, डिक्रीज इन परचेज ऑफ गुड्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप चीजें, अब मान लीजिए इसका ठीक उल्टा, अगर वो महंगा हो गया मान लीजिए आलू, तो फिर आप उतनी चीजें नहीं परचेस कर पाएंगे क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, यानी वहां पर आपको ये मान लिया गया है पहले से कि इनकम आपकी निश्चित है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड में ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। एक आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा, एक आपने इनकम इफेक्ट पढ़ा। इनकम का मतलब वहां पे केवल रियल इनकम से है, और इनकम की बात करें तो वो तो कमाई की बात करता है, लेकिन रियल इनकम का मतलब जब रेट कम हो जाने से जो पैसा आपका बच जाता है वो रियल इनकम की बात की जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, बहुत आसान तरीके से आप इसको सुन लें, पूरे चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, इसको थ्योरी को। जो ऐसी कमोडिटीज है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सी, कोका कोला, चाय पत्ती के अलग अलग ब्रांड्स आप समझ सकते हैं। इसमें होता क्या चीज है, प्राइस और क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए अगर आप प्राइस टी का लेंगे तो क्वांटिटी आपको कॉफी की लेनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझिएगा, अगर आपने चाय की प्राइस ली है तो क्वांटिटी आपको कॉफी का देखना पड़ेगा, और अगर आप यानी प्राइस देख रहे हैं इसका, अब मान लीजिए इसकी प्राइस कम हो जाए तो आप इसको ऐसे समझिएगा, जिस प्रोडक्ट की हम प्राइस देखते हैं उसके सब्स्टिट्यूट की हम क्वांटिटी देखते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका प्राइस देख रहे हैं उसी की क्वांटिटी देखें। आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। व्हेन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in price of substitute. As a result, demand for the given commodity rises. एग्जाम्पल आप देख लो अगर उससे नहीं समझ में आता। कह रहा है ये दी गई वस्तु जैसे पेप्सी की कीमत गिरती है
तो उसके स्थापनापन जैसे कोक की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता, तो पेप्सी की अपेक्षाकृत सस्ती हो जाए, पेप्सी अपेक्षाकृत सस्ती हो जाएगी और उसे कोक के स्थान पर स्थापित किया जाएगा, यानी पेप्सी की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। वही बात जो हमने आपसे कही कि आप प्राइस जिसका लेंगे उसके सब्स्टिट्यूट्स का आप जो है क्वांटिटी देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाते भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, मतलब मांग का नियम लागू होता है। एडिशनल कंज्यूमर्स का मतलब क्या है ये आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए जब चीजें सस्ती होती हैं तो उसके नए नए खरीदार भी आ जाते हैं। उसका कारण है जो अभी तक उस चीज को अपनी कम इनकम होने के नाते नहीं खरीद पा रहा था, अब रेट कम हो गया है तो वो उस चीज को खरीद सकता है। तो बात फिर वही है कि रेट कम होने पर यानी कीमत कम होने पर क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाती है। यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। डिफरेंट यूज की बात आप एग्जांपल से समझिएगा। जैसे दूध की अगर आप बात करें तो दूध से आप चाय भी बनाते हैं, दूध पीने के भी काम में आता है, दूध से आप दही भी बनाते हैं, दूध से पनीर भी बनता है, उससे आप खीर भी बनाते हैं। मतलब दूध का यूज कई सारी चीजों में होता है। अब मान लीजिए अगर दूध महंगा हो जाए तो लोग केवल उसको जरूरी चीजों के लिए यूज करेंगे, यानी चाहे वो पीने के लिए हो या चाय पीने के लिए, बाकी अदर चीजों के लिए यूज नहीं करेंगे अगर वो महंगा हो जाए। लेकिन मान लीजिए दूध सस्ता हो जाए तो सस्ता होने पर आप एक चीज देखते हैं कि लोग दही भी बना लेंगे, दूध पीने के भी काम आएगा, चाय के भी काम में आ जाएगा। तो बात यहां वही है, सस्ती होने पर ज्यादा खरीदी जाएगी और महंगी होने पर कम खरीदी जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड इसी बात को कहता है कि अगर चीजें सस्ती हैं तो हम ज्यादा खरीदेंगे और अगर महंगी है तो हम कम खरीदेंगे। देखिए आज की क्लास में आपको लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी प्राइस जो है वो कम होने पर ज्यादा क्यों खरीदते हैं या ज्यादा होने पर कम क्यों खरीदते हैं, इन सब के चीजों के लिए ये इतनी चीजें हमने आपसे आज डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्शंस क्या है, यानी मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, यानी मांग का नियम कब लागू नहीं होता। मांग का नियम कब लागू नहीं होता यानी कहने का मतलब आपने ये पढ़ा है कि डिमांड कर्व इस तरीके से है, लेकिन कब ऐसा होता है जब डिमांड कर्व आपका नेगेटिव स्लोप के बजाय पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। वेवलेन गुड्स हम किसे कहते हैं, प्रेस्टीज गुड्स क्या होती है, नेसेसिटीज पर क्या लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता कि नहीं होता, ये सारी चीजें हम लिख कर आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आप कह सकते हैं। तो आप यहां तक की तैयारी आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपका लॉ ऑफ डिमांड में अभी तक का बचा हुआ है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास की ओर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।